नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल रैपिड क्लासेस सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जो है अरावली का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। नेक्स्ट अपने जो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने अरावली का वर्गीकरण देखा था, उस वर्गीकरण को अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ कि अपन ने अरावली का वर्गीकरण जो है वो कैसे किया था। ठीक है, तो अरावली जो भौतिक प्रदेश है, इसको अपन ने ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में बांटा था। कौन कौन सा था? उत्तरी अरावली, दूसरा था आपका मध्य अरावली, और लास्ट वन था आपका दक्षिण अरावली। और दक्षिण अरावली को भी अपन ने 2 भागों में बांटा था, एक तो पठार और दूसरा पहाड़। ये वर्गीकरण अपन लिख चुके हैं जो पिछली अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर। आज अपन जो है एक एक को लेके आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं उत्तरी अरावली। सबसे पहले जो है अपन किसके बारे में स्टडी करेंगे? उत्तरी अरावली। इसके बारे में कौन कौन सी चोटियां हैं देखते हैं, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है अपने को। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन का पार्ट है उत्तरी अरावली। और उत्तरी अरावली में सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ से हुआ या कौन कौन से जिले के अंदर इसका विस्तार है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि उत्तरी अरावली का विस्तार जो है वो कौन कौन से जिले में है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3 जिलों के अंदर इसका विस्तार है। एक आपका अलवर है, दूसरा दौसा, और तीसरा जिला जो है वो है जयपुर। तो आपसे कोई पूछ ले कि उत्तरी अरावली का विस्तार कौन कौन से जिले में है, तो अलवर, दौसा और जयपुर के अंदर है। तो ये आपको ध्यान में या रखना है। फिर आता है कि उत्तरी अरावली की चोटियां कौन कौन सी हैं। उत्तरी अरावली जो है इसकी चोटियां कौन कौन सी हैं, तो अपन इनकी चोटियों को पढ़ते हैं हाइट के आधार पर। सबसे पहले उस चोटी को रखेंगे, सारी चोटियां नहीं लिखेंगे अपन, कुछ इंपॉर्टेंट जितनी चोटियां हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं उन चोटियों के नाम लिखेंगे और वो कितनी मीटर ऊंचाई पर है ये भी अपन लिखेंगे। तो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ चोटी जो कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। तथा रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो है आपकी 1055 मीटर। रघुनाथगढ़ जगह का नाम है सीकर जिले के अंदर, जिसमें जो चोटी की ऊंचाई जो है वो 1055 मीटर है। तो पहली चोटी यही है, ये आपको याद रखनी है। सबसे ऊंची चोटी उत्तरी अरावली की, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? रघुनाथगढ़ सीकर है। दूसरी चोटी है वो है आपकी खो। खो जो है वो कौन से जिले में है? जयपुर जिले में है। तथा इस चोटी की जो हाइट है वो है आपकी 920 मीटर। दूसरी चोटी कौन सी है? खो जयपुर में है, जिसकी हाइट है 920 मीटर। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चोटी जो है वो है भरोच। भरोच जो कौन से जिले में है? ये चोटी अलवर जिले में। कौन से जिले में है? अलवर जिले में। और इस चोटी की जो हाइट है वो 792 मीटर है। 792 मीटर जो है इसकी हाइट है। चौथी जो है बरवाड़ा। बरवाड़ा ये चोटी भी आपको जयपुर जिले में मिलेगी। ये चोटी भी आपको जयपुर जिले में मिलेगी। इसकी हाइट जो है वो 786 मीटर है। 786 मीटर है बरवाड़ा जयपुर के अंदर।
पांचवी चोटी जो है आपकी, पांचवी चोटी जो है मैं इधर लिख देता हूं, झुंझुनू जिले में मिलेगी बबाई, बबाई की पहाड़ियां, बबाई कहां पर, झुंझुनू। इसकी जो हाइट है वो है आपकी उससे 6 मीटर कम, यानी कि 780 मीटर जो है इसकी हाइट होगी। बबाई जो आपके झुंझुनू के अंदर जो चोटी पाई जाती है उसकी 780 मीटर, वो 786 है, उससे 6 मीटर कम 780 मीटर जो है वो आपको मिलेगी। और लास्ट चोटी जो अपन पढ़ेंगे, वैसे और भी चोटियां हैं, वो भी है, लास्ट चोटी जो है वो है बैराट। बैराट कौन सी, बैराट कहाँ पर है चोटी, जयपुर के अंदर है, और इसकी हाइट अपने को याद रखनी है 704 मीटर। तो मैं कुछ चोटियों के आपको उत्तरी अरावली के नाम लिखाए, और भी चोटियां हैं जो इनसे कम हाइट वाली हैं, उसको मैं नहीं लिख रहा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, उत्तरी अरावली। जो वर्गीकरण किया अपने, अरावली को 3 भागों के अंदर वर्गीकृत किया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो 3 जिलों के अंदर देखने को मिलता है। कौन कौन सा, अलवर, दौसा और जयपुर के अंदर, ठीक है, मुख्य जिले यही हैं, ठीक है। जैसे तो अभी आपको देखो रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर भी है और झुंझुनू जिले के अंदर भी है। अरावली का विस्तार अगर ये भी आ जाए सीकर और झुंझुनू, तो यहाँ पर भी आपको उत्तरी अरावली के विस्तार मिलते हैं। मुख्य जिले जो पूछे जाए तो मुख्य 3 ही जिले हैं जिसके अंदर उत्तरी अरावली का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। वो 3 जिले कौन से, अलवर, दौसा और जयपुर। इसके अलावा आपको खेतड़ी वहां पर भी मिलेगा, बबाई झुंझुनू के अंदर भी अरावली का पार्ट मिल रहा है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर भी मिल रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं मुख्य जिलों की, क्योंकि अपन ने 7 मुख्य जिले जो है अरावली प्रदेश के अंदर काउंट किए थे। उसमें चोटियों में सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में, इसकी जो हाइट है वो है 1055 मीटर, सबसे ऊंची चोटी। दूसरी खो जयपुर 920 मीटर, ठीक है। भरोच अलवर 792 मीटर। फिर इनको याद करने के लिए ऐसे याद करना है, इसमें से कुछ घटाना है आपको, कितना, 6 घटाना है आपको, ठीक है। देखो भरोच कितनी है, 792 मीटर, इसमें से 6 घटा दो तो बरवाड़ा जयपुर 786 मीटर, इसमें से आप 6 घटा दो तो आपके 780 मीटर आ जाएगा, बबाई झुंझुनू आ जाएगा, और बैराट जयपुर वाली 704 मीटर। तो ये चोटियां जो है वो आपको याद रखनी है। और कौन सी चोटियां हैं, ये उत्तरी अरावली की है। और सबसे ऊंची चोटी जो है वो रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर स्थित है। जगह का नाम है सीकर के अंदर, गांव भी है रघुनाथगढ़ के नाम से। वहां पर जो चोटी है उसको रघुनाथगढ़ चोटी बोलते हैं, जो सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं दर्रे की, कि उत्तरी अरावली के अंदर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं। दर्रे, नाल या घाट, तीनों एक ही नाम है। दर्रे, नाल या घाट तीनों एक ही नाम है। तो पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले संकीर्ण रास्ते, मान लो कि दोनों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के बीचों बीच में से कोई रास्ता गुजरता है, उस रास्ते को दर्रा, नाल या घाट कहा जाता है। मान लो कि इधर भी पहाड़ हो और इधर भी पहाड़ हो, उन दोनों पहाड़ों के बीच में से, या पहाड़ बीच में से टूट गया हो तो उसके बीच में से कोई संकीर्ण मार्ग या रास्ता जो प्रेजेंट होता है, जो उपस्थित होता है, उसको दर्रा, नाल या घाट कहते हैं। तो दर्रा या नाल क्या है, पहाड़ों के मध्य पाया जाने वाला संकीर्ण मार्ग, संकड़ा मार्ग। चौड़े चौड़े रास्ते तो हो नहीं सकते पहाड़ों के मध्य, तो संकीर्ण ही होगा, है ना, संकड़ा मार्ग ही होगा। उसी संकड़े मार्ग को दर्रा, नाल या घाट कहते हैं। उत्तरी अरावली में इस प्रकार के कोई नाल या घाट नहीं पाया जाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तरी अरावली के अंदर कोई दर्रा नहीं पाया जाता, कोई नाल नहीं पाया जाता, कोई घाट नहीं पाया जाता। तो आप याद रखिए, इसमें कोई दर्रा, या इसको नाल भी बोल सकते हैं, या घाट नहीं पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पाया जाता है। आगे अपन देखेंगे, नहीं पाया जाता है। दक्षिणी अरावली के अंदर भी आपको दर्रे मिलेंगे, मध्य अरावली के अंदर भी आपको दर्रे मिलेंगे, लेकिन उत्तरी अरावली
एक ऐसी भौतिक प्रदेश है अरावली का जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई पहाड़ों के मध्य संकीर्ण मार्ग आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये उत्तरी अरावली के जो है वो दर्रे हैं। अब नदियों की बात आ जाए कि उत्तरी अरावली के अंदर कौन कौन सी नदियां जो है इससे संबंधित हैं, तो याद रखिए बाणगंगा, धुंध और बांडी नदियां प्रमुख हैं। इसकी जो नदियां हैं वो आपसे कोई पूछ ले कि उत्तरी अरावली से संबंधित नदियां कौन कौन सी हैं, तो आपकी बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, बाणगंगा, ठीक है, धुंध व बांडी नदियां ये उत्तरी अरावली के अंदर आपको देखने को मिलती हैं। बांडी नदियां और ये तीनों नदियां जो है वो बनास नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी? बनास नदी की सहायक नदियां हैं, अर्थात उससे निकली हुई नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, बनास नदी की सहायक नदियां हैं। तो क्वेश्चन ये आ जाए कि उत्तरी अरावली के अंदर मुख्यतः कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, तो आप आंसर दोगे बाणगंगा, धुंध और बांडी जिसको बोलते हैं, ये प्रमुख नदियां हैं जो कि बनास नदी की सहायक नदी हैं। जो किसकी? बनास नदी की सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? बाणगंगा, धुंध, ये क्या है? प्रमुख नदियां हैं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की प्रमुख नदियां आपसे पूछ लिया जाए, बाणगंगा, धुंध और बांडी जाएगी। और ये नदियां जो है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो बनास नदी की सहायक नदी है। ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपको कोई स्थान भी दे देता है कि ये स्थान उत्तरी अरावली पर स्थित है, दक्षिणी अरावली पर स्थित है या आपकी मध्य अरावली पर स्थित है। तो उत्तरी अरावली पर कौन कौन से आपको स्थान जो है मिलेंगे, उन स्थान के बारे में मैं नाम लिखा रहा हूं। तो आपसे कई बार ऐसे डायरेक्ट दे देते हैं कि नाहरगढ़ कौन सी अरावली का या अरावली भौतिक प्रदेश में कौन सी अरावली का भाग है, उत्तरी अरावली है, मध्य अरावली है, दक्षिणी अरावली है। तो आपको उन स्थानों का नाम याद रखना है, कौन कौन से स्थान हैं। तो पहला स्थान जो है वो याद रखिए, पुराना घाट, नाहरगढ़, जयपुर के पास में नाहरगढ़, खाटू की पहाड़ियां, खाटू श्याम जी नाम सुना होगा, सीकर के अंदर खाटू की पहाड़ियां। शाकंभरी का भी आपने खूब नाम सुना होगा, शाकंभरी, झुंझुनू के अंदर शाकंभरी माता का मंदिर, माता का मंदिर नहीं, शाकंभरी माता की पहाड़ी, शाकंभरी माता की पहाड़ी। तो ये भी आपको उत्तरी अरावली के अंदर मिलेंगी। आड़ा डूंगर, आड़ा डूंगर आ जाए, ये सारे के सारे स्थान जो है, तोरावटी आ जाए, ये सारे के सारे स्थान जो है आपके उत्तरी अरावली से संबंधित हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक राहोड़ी स्थान, ये सारे के सारे क्या है? उत्तरी अरावली से संबंधित स्थान है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, सीधा का सीधा आपको इसमें से कोई स्थान दे देगा कि पुराना घाट जो है वो अरावली के कौन से वर्गीकरण के आधार पर अरावली के कौन से भाग से संबंधित है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो आपको अगर ये स्थान ध्यान में हो कि पुराना घाट जो है उत्तरी अरावली पे स्थित होती है, तो आप उत्तरी अरावली पर आपको टिक करना है। तो पुराना घाट हो, नाहरगढ़ हो, खाटू की पहाड़ियां हो, शाकंभरी माता की पहाड़ियां हो, आड़ा हो, डोंगर हो, तोरावटी हो और राहोड़ी, ये स्थान जो है आपको उत्तरी अरावली पर प्रेजेंट मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें थी आपकी उत्तरी अरावली के बारे में। इतना ही डिस्क्रिप्शन उत्तरी अरावली से आपको याद रखना है। अब अपन जो है इसके दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जिसको मध्य अरावली कहा जाता है। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, उत्तर अरावली के अंदर एक पठार पाया जाता है जिसे कांकनवाड़ी का पठार कहा जाता है। अलवर के अंदर, उत्तरी अरावली के अंदर ही आपको मिलेगा कांकनवाड़ी जो पठार है, ये आपको कहां पर मिलेगा? अलवर।
तो अलवर कौन सी अरावली का भाग है? उत्तरी अरावली का। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरी अरावली का निम्न में से कौन सा पठार है? तो कांकनवाड़ी पठार जो है वो अलवर में स्थित है और उत्तरी अरावली का भाग है, ये याद रखना आपको। अब अपन दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं जिसको मध्य अरावली कहते हैं। दूसरा जो है आपका क्लासिफिकेशन के आधार पर मध्य अरावली आती है और मध्य अरावली का विस्तार जो है अपन 7 जिले मुख्य लिए थे, उसमें से सबसे ज्यादा आपको एक ही जिले के अंदर इसका विस्तार माना जाता है, वो कौन सा है? अजमेर। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार अजमेर से संबंधित कि आपने अरावली के 7 जिले काउंट किए हैं भौतिक प्रदेश के अंदर, उन 7 जिलों में से भी ऐसे क्वेश्चन आता है, उन 7 जिलों में से भी कौन से जिले में सबसे कम अरावली का विस्तार पाया जाता है? सबसे कम जो है अरावली का विस्तार कौन से जिले में पाया जाता है? तो मध्य अरावली जो भाग है वो छोटा होता है, तो आपको अजमेर के अंदर ही आपको टिक करना है। आपको अलवर, दौसा, जयपुर और सिरोही, राजसमंद और अजमेर, ऐसे इसमें से 7 जिलों में से अजमेर नाम आता है, तो अजमेर के अंदर अरावली का विस्तार जो है उन 7 जिलों में से सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी भी अपने को जो है वो चोटियां याद रखनी है। कौन कौन सी चोटियां जो मुख्यतः दक्षिणी अरावली की हैं, इसकी भी चोटियां जो है वो अपने को याद रखनी है। तो पहली चोटी जो है आपकी गौरभाजी चोटी जो है आपकी कौन से जिले में है? अलवर के अंदर। और चोटियां जहां आती हैं वहां ऊंचाई याद करना बहुत जरूरी होता है, तो इसकी ऊंचाई जो है 934 मीटर होती है। 934 मीटर जो है उसकी ऊंचाई होती है, कौन सी? गौरभाजी की। दूसरी चोटी है मारायाजी, ठीक है, मारायाजी। टोडगढ़ कौन सा जिला? अजमेर में स्थित है, तथा टोडदुर्ग या टोडगढ़ ये यहाँ पर स्थित है अजमेर, तथा इसकी जो हाइट है इससे सिर्फ 1 मीटर कम है, 933 मीटर है। मोरायाजी या मोरयाजी भी कई किताबों में लिखा हुआ है, मोरयाजी या मारायाजी, मारायाजी नहीं मारायजी, या कई किताबों में मोरयाजी भी लिखा हुआ है, तो वो आपको याद रखना है। अजमेर में स्थित है, टोडगढ़ दुर्ग बना है इससे, और इसकी हाइट जो है वो 933 मीटर है। तीसरा जो है वो तारागढ़ चोटी। तारागढ़ ये भी जिला आपको पता ही है, मध्य अरावली कहाँ पर स्थित है? अजमेर के अंदर, और इसकी हाइट 870 मीटर है। इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 870 मीटर है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और चौथी जो चोटी है नाग पहाड़ी, ये सबको चोटी याद रहती है। नाग पहाड़ी जो पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है, तथा इसकी हाइट 795 मीटर होती है। 795 मीटर जो है इसकी हाइट होती है। नाग पहाड़ी या नाग पहाड़ पुष्कर अजमेर है। तो ये मुख्य आपकी मध्य अरावली की चोटियां हैं, जिसमें गौरभाजी अलवर 934, मारायाजी या मोरयाजी भी कई जगह पर लिखा हुआ आता है। तो ये भी टोडगढ़ 1 मीटर का फर्क है, वो 934 है, तो ये 933। तो इन दोनों में तुलना करें तो सबसे ऊंची वाली चोटी जो है गौरभाजी है। ठीक है, तारागढ़ अजमेर में 870 मीटर, ठीक है, और नाग पहाड़ी पुष्कर वो भी अजमेर में, सारी की सारी अजमेर में है, वो 795 मीटर जो है इसकी हाइट है। तो ये मध्य अरावली की चोटियां हैं जिसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि इनसे कई बार हाइट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन इनके दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो एक उत्तरी अरावली में दर्रे नहीं थे, बाकी सबके अंदर दर्रे पाए जाते हैं। तो अपन दर्रों को लेके चलते हैं, कौन कौन से दर्रे आपको मध्य अरावली के अंदर मिलते हैं। सिर्फ एक दर्रा पाली में पाया जाता है। मध्य अरावली का एक दर्रा जिसको बर दर्रा बोलते हैं
वो पाली में पाया जाता है और सारे दर्रे जो हैं आपको अजमेर के अंदर मिलेंगे। तो सबसे पहला दर्रा वही लिख देता हूं, बर, ये पाली में मिलता है। मध्य अरावली का केवल मात्र एक दर्रा पाली जिले में है। मध्य अरावली का केवल यही दर्रा केवल यही दर्रा जो है वो पाली में पाया जाता है, पाली में पाया जाता है। शेष दर्रे अजमेर में पाए जाते हैं, एकमात्र पाए जाते हैं। तो मैंने सबसे पहले वही दर्रा लिख दिया, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मध्य अरावली है तो सब अजमेर ही करोगे, तो बर आम जब भी आए तो आपको पाली करना है। बाकी अन्य सारे अजमेर में स्थित हैं, जैसे सूरा घाट है, शिवपुरी है, सूरा घाट अजमेर में ही है, शिवपुरी, अन्निया, सूरा घाट, शिवपुरी, अन्निया, पारवेरिया, चौथा आपका पारवेरिया, पांचवा हो ही गया, छठा आपका जो है वो पीपली, और 7 नंबर का भीलवाड़ा नहीं, झीलवाड़। ये दर्रे जो हैं वो आपको सारे के सारे कहाँ पर मिलेंगे? अजमेर के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? अजमेर के अंदर। ठीक है, तो आप एक ही दर्रा आपको याद रखना है, बर जो है वो पाली के अंदर मिलता है। बाकी ये मध्य अरावली के सारे जिले जो हैं आपको अजमेर जिले के अंदर मिलेंगे। कौन कौन से? सूरा घाट हो, शिवपुरी हो, अन्निया हो, पारवेरिया हो, पीपली हो, झीलवाड़ हो, ये सारे के सारे दर्रे जो हैं आपको मध्य अरावली के अंदर अजमेर जिले के अंदर मिलेंगे। सिर्फ बर जिला पाली जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाली के अंदर मिलेंगे। बाकी सारे जिले जितने भी दर्रे हैं, बाकी सारे दर्रे हैं वो आपको अजमेर में मिलते हैं। सिर्फ ये एक अलग याद रखिए, पाली, बाकी सबका आंसर अजमेर है। ठीक है, तो ये मध्य अरावली का भाग था, शायद आपको समझ में आ गया। अब अपन चलते हैं दक्षिण अरावली की ओर। जैसा कि अपन ने वर्गीकरण के अंदर पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने वर्गीकरण किया था, दक्षिणी अरावली को भी अपन ने 2 भागों में बांटा है, पठार और पहाड़ी। तो अपन सबसे पहले लिखते हैं दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली से कुछ संबंधित पॉइंट जो हैं वो पहले अपन समझ लेते हैं, बाद में इसका क्लासिफिकेशन आगे की तरफ और बढ़ेंगे अपन। इस अरावली के अंदर जो है आपको ग्रेनाइट चट्टानों के, दक्षिणी अरावली के अंदर, पूरी के अंदर, चाहे पठारीय हो चाहे पहाड़ियाँ हो, सब के अंदर ग्रेनाइट की प्रधानता मिलती है। ग्रेनाइट की प्रधानता आपको मिलती है। और दक्षिणी अरावली को इसीलिए बेथोलित भी कहा जाता है। इससे बेथोलित कहा जाता है। दक्षिण अरावली में चूंकि ग्रेनाइट की प्रधानता होती है, इसलिए इसको बेथोलित भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है बेथोलित, कि बेथोलित जो है आप कौन सी अरावली को बोलोगे, तो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली आपको ऑप्शन में देंगे, तो आपको दक्षिणी अरावली करना है। तो ये ध्यान रखना है। इस जो दक्षिणी अरावली के अंदर जो अपवाह तंत्र पाया जाता है, यह अपवाह तंत्र का गुण होता है कि ये पैरेलल और साउथर्न होता है अर्थात दक्षिणावर्ती होता है। ये पैरेलल समानांतर, अपवाह तंत्र जो है समानांतर, वह दक्षिणावर्ती होता है। जो अपवाह तंत्र जो सिस्टम है, अपवाह तंत्र को अपन पढ़ेंगे
इसमें आपको दक्षिणी अरावली के अंदर जो भी अपवाह तंत्र मिलेगा वो या तो पैरेलल मिलेगा, समानांतर मिलता है, या दक्षिणावर्ती मिलता है। यह आपको ध्यान में या आपको दिमाग के अंदर रखना है। अब इसकी नदियां बात करें तो जो नदियां हैं वो आपकी बनास है, बनास, साबरमती, बनास, साबरमती और पामरी वाकल, पामरी और वाकल नदियां जो हैं इसके अंदर मिलती हैं। सामान्यतः बनास, साबरमती, पामरी और वाकल नदियां मिलती हैं। और इसके दक्षिण पूर्व भाग में आपको गोमती और सोम नदी भी मिलती हैं। दक्षिण पूर्व भाग के अंदर गोमती नदी व सोम नदी पाई जाती है। एक बार दोबारा समझिए, आपको ये कुछ पॉइंट हैं जो दक्षिणी अरावली से संबंधित हैं। अब दक्षिणी अरावली को आगे अपन भाग डिवाइड कर लेंगे, दो भागों के अंदर बांट लेंगे, आबूखंड और मेवाड़ प्रदेश। और आबूखंड के बाद में मेवाड़ प्रदेश को दो भागों के अंदर बांटा गया है। अब स्टार्टिंग में जो मैं आपको क्लासिफिकेशन बताया था उसके अंदर आबूखंड और मेवाड़ प्रदेश लिखना मैं भूल गया था, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इसको अपन दो भागों के अंदर वर्गीकृत करेंगे। दक्षिणी अरावली जो है, एक बार वर्गीकरण देख लीजिए, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। दक्षिणी अरावली को अपन दो भागों के अंदर बांटेंगे। एक तो आबूखंड जो सिरोही के अंदर पाया जाता है, और एक आपका मेवाड़ प्रदेश होता है, एक आपका मेवाड़ प्रदेश होता है। मेवाड़ प्रदेश को फिर दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है, पठार और पहाड़। तो ये शुरुआत के अंदर जो है मैंने पठार और पहाड़ी लिख दिया है। रियल जो क्लासिफिकेशन है वो ये है, वो पिछले क्लास के अंदर बता चुका हूँ। जल्दी के अंदर आपको मैं आबूखंड और ये मेवाड़ प्रदेश लिखना भूल गया हूं, तो इसमें थोड़ा आप करेक्शन कर लें। तो दक्षिणी अरावली के अंदर दो भागों के अंदर बांटा गया है। आबूखंड, आबू कहां पर है, कौन से जिले में मिलेगा, सिरोही जिले के अंदर मिलेगा। और मेवाड़ प्रदेश जो है वो आपके कौन कौन से होते हैं, राजसमंद मेवाड़ के अंदर आता है, सिरोही जो उदयपुर, ये जो है मेवाड़ प्रदेश के अंदर आते हैं ये दो जिले। और सिरोही जो है वो आपके कौन से में आता है, आबूखंड के अंदर। फिर इसको पठार और पहाड़ के अंदर बांटा है, उसको अपन आगे की तरफ देखते हैं। ये कॉमन पॉइंट है दक्षिणी अरावली के लिए, वो आबूखंड के लिए भी लागू हैं और मेवाड़ प्रदेश के लिए भी लागू हैं। ये जो कॉमन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कॉमन पॉइंट आबूखंड के लिए भी लागू हैं और मेवाड़ प्रदेश के लिए भी लागू हैं, क्योंकि अपन दक्षिणी अरावली की जो विशेषता है वो पढ़ रहे हैं। फिर दक्षिणी अरावली की विशेषता पढ़ेंगे तो वो आबूखंड के लिए भी लागू होंगी और मेवाड़ प्रदेश के लिए भी लागू होंगी। विशेषता क्या है कि चाहे आबूखंड हो चाहे मेवाड़ प्रदेश हो, जहां पर ये दक्षिणी अरावली वाला भाग होगा वहां ग्रेनाइट की प्रधानता मिलेगी, और ग्रेनाइट की प्रधानता की वजह से इसको बेथोलित कहा गया है। तो पूरी दक्षिणी अरावली को बेथोलित कहा गया है, ना कि आबूखंड को या ना कि मेवाड़ प्रदेश को। तो बेथोलित के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर चाहे आबूखंड हो चाहे मेवाड़ प्रदेश हो, अर्थात पूरी दक्षिणी अरावली के अंदर जो अपवाह तंत्र है वो समानांतर और आप दक्षिणावर्ती आपको मिलेगा। और नदियों की बात करें तो बनास, साबरमती और जो पामरी नदी या वाकल नदी है ये तो आपको सब जगह मिलेंगी, जबकि दक्षिण पूर्व भाग के अंदर बनास, साबरमती, पामरी और वाकल नदियां जो हैं आपको पूरी दक्षिणी अरावली के अंदर मिलेंगी, आबू के अंदर भी मिलेंगी और आपको जो है मेवाड़ प्रदेश के अंदर भी मिलेंगी। लेकिन दक्षिणी पूर्वी भाग, इन तीनों जिलों का दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर मुख्यतः आपको दो नदियां और मिलेंगी। वो कौन सी है, गोमती और सोम नदी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये स्टार्टिंग के अंदर क्लासिफिकेशन लगाया है, वो जल्दबाजी के अंदर डायरेक्ट आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें। ठीक है, वैसे आपको नेक्स्ट पिछली क्लास के अंदर बताया जा चुका है। तो अब दक्षिणी अरावली अपन पढ़ रहे हैं, ये कॉमन पॉइंट अपन ने पढ़ लिए। तो अब दक्षिणी अरावली को दो भागों के अंदर बांटा गया है, एक आपका आबूखंड है और एक मेवाड़ प्रदेश है। तो सबसे पहला मैं लिखता हूं, पहला भाग जो है इसका आबूखंड पढ़ते हैं अपन। आबूखंड, माउंट आबू नाम से पता चलता है कि इसका विस्तार जो है वो कौन से जिले में आपको देखने को मिलेगा, सिरोही जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर देखने को मिलेगा, सिरोही जिले के अंदर। आबू नाम आते ही आप बिल्कुल कर दोगे सिरोही जिला। अब देखिए इससे कुछ संबंधित पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है कि आबू खंड के अंदर एक टर्मिनोलॉजी आती है, भागकर क्या होती है।
भागकर क्या होती हैं। तो पश्चिमी सिरोही, वेस्टर्न सिरोही के अंदर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भागकर कहा जाता है। कौन से भाग के अंदर? पश्चिमी जो सिरोही है, पश्चिमी सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल वाले, तीव्र ढाल का मतलब आप जैसे ही वहां से लुढ़कोगे सीधा नीचे आ जाओगे, जितना ढाल ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपकी गिरने की चांस रहेंगे। तो तीव्र ढाल वाली, बहुत ज्यादा ढाल वाली या ढलान वाली पहाड़ियों को भागकर कहा जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है कि पश्चिम सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भागकर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भागकर क्या है? पश्चिमी सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं, जिनकी ढाल बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं? भागकर बोलते हैं। आबू खंड के अंदर पठार भी मिलता है, उस पठार को उड़िया पठार कहते हैं। उड़िया पठार, आबूही खंड के अंदर पाए जाने वाले पठार को अपन क्या बोलते हैं? उड़िया पठार के अंदर बोलते हैं। और आपसे पूछ लिया जाए कि उड़िया पठार कौन से जिले में है, तो आपको पता है आबू खंड पढ़ रहे हो तो जिला आपका हमेशा कौन सा आएगा? यहां पर सिरोही जिला। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि उड़िया पठार कौन से जिले में मिलता है? तो सिरोही जिले में मिलता है। और राजस्थान के अंदर जितने भी पठार पाए जाते हैं, उन सबसे हाइट वाला, राजस्थान में सबसे ऊंचाई वाला पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचाई वाला पठार है उड़िया पठार, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर के आसपास होती है। जिसकी ऊंचाई जो है वो 1360, ये 6 है, 1360 मीटर होती है। तो उड़िया पठार की ऊंचाई आपसे पूछ लिया जाए तो 1360 मीटर होती है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछ लिया जाए तो भी उड़िया पठार है, और कौन से जिले में है? तो सिरोही जिले के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं पहाड़ और पठार के अंदर डिफरेंस, जिस पर्वत श्रृंखला या पर्वत का शिखर नुकीला होता है उसको पहाड़ी कहते हैं, और जिसका शीर्ष समतल होता है, समतल का मतलब वहां पर आप चल भी सकते हो, वहां पर मकान भी बना सकते हो, कोई शहर भी बसा सकते हो, तो वो समतल होता है तो उसको पठार कहा जाता है। अगर दोनों ही सेम होते तो अपन अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? तो इनमें डिफरेंस, पहाड़ और पठार में डिफरेंस होता है शिखर को लेकर, टॉप को लेकर। अगर टॉप नुकीला हो तो पहाड़ कहलाता है, और उसके टॉप पर आप चल सकते हो, घर बना सकते हो, अर्थात समतल है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उड़िया पठार है तो यहां पर आपको एक शहर बसा देना है, वो शहर का नाम है माउंट आबू, जो टूरिस्ट पर्पज के लिए माउंट आबू शहर बसा है। माउंट आबू शहर जो है वो कौन से पठार पे बसा हुआ है? जहां घूमने जाते हैं, ठंडा रहता है गर्मियों के अंदर। उसके पीछे आपको पता ही है कि धरातल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर कम होता जाएगा, तो एक सबसे ऊंचे पठार पर, राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार पर कोई शहर बसा हुआ है तो वो ठंडा ही मिलेगा। तो गर्मियों के अंदर लोग जो है वहां पर माउंट आबू के अंदर घूमने जाते हैं, थोड़ा टेम्परेचर कम मिलता है, रिलैक्स महसूस होता है। ठीक है, तो माउंट आबू कौन से पठार पे बसा हुआ? उड़िया पठार पे। और पठार समतल है इसलिए आपने शहर बसा दिया, वरना आप शहर नहीं बसा सकते थे। तो माउंट आबू भी जिला कौन सा है? इसका जिला आपको पता ही है, सिरोही जिला, क्योंकि अपन जो आबू खंड पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा सिरोही जिले के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी पठार के ऊपर या माउंट आबू के पास में एक यहाँ पर मीठे पानी की झील पाई जाती है, जिसे नक्की झील बोलते हैं। यहाँ पर मीठे पानी की झील इस पठार पर या माउंट आबू जो शहर है यहाँ पर पाई जाती है, उस झील को नक्की झील कहते हैं। कौन सी झील बोलते हैं? नक्की झील, जिसके अंदर मीठा पानी आता है, नक्की झील होती है। और ये झील चूंकि उड़िया पठार पे है
तो सबसे ऊंचाई वाली भी हो गई। अरे भाई, जब शहर भी सबसे ऊंचाई पे बसा हुआ है, पठार ही सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंची झील, ऊंचाई वाली, सबसे ऊंचाई वाली झील हो गई है, क्योंकि अब इस पठार पे कुछ भी बसाओगे तो वो ऊंचाई वाला ही होगा। तो एक मीठे पानी की झील है नक्की झील, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो और आबू खंड के अंदर आपको जो चट्टानें मिलेंगी वो टोड या नंद रॉक, टोड चट्टाने या नंद रॉक चट्टाने जो हैं वो आपको मिलती हैं। उसके बारे में अपने को नहीं लिखना है। एक बार मैं दोबारा फास्टली रिपीट कर देता हूं कि दक्षिणी अरावली को अपन ने दो भागों के अंदर डिवाइड किया है, एक आबू खंड है, एक मेवाड़ प्रदेश है। तो सबसे पहले आबू खंड पढ़ेंगे। आबू खंड का आपसे जिला पूछा जाए तो सिरोही जिला आता है, ठीक है। उसके बाद में टर्मिनोलॉजी आती है कि भाकर, अब आबू खंड में भाकर किसको बोलते हैं, तो पश्चिमी सिरोही के अंदर, सिरोही का जो पश्चिमी भाग है वहां जो तीव्र ढलान वाली जितनी भी पहाड़ियां होती हैं उन सभी पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। और आबू खंड के अंदर जो पठार पाया जाता है उसको उड़िया पठार बोलते हैं, जिसकी हाइट 1360 मीटर होती है और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार होता है। वो उससे सबसे ऊंचा पठार है। तो यहाँ पर राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर भी बसा रहता है, उस शहर का नाम है माउंट आबू, जहां पर ठंडा रहता है गर्मियों के टाइम, ठीक है। और यहाँ पर एक मीठे पानी की झील पाई जाती है, उसको नक्की झील बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है तो इसको सबसे ऊंची झील भी कहा जाता है। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सी चीज है। अब अपन चलते हैं मेवाड़ प्रदेश की ओर। आबू खंड अपन ने, दक्षिणी अरावली का आबू खंड अपन ने पढ़ लिया, तो इसका दूसरा भाग जो है वो आपका आता है मेवाड़ प्रदेश। अब मेवाड़ प्रदेश के अंदर अरावली की क्या स्थिति है वो अपन देखते हैं। मेवाड़ प्रदेश, तो मेवाड़ प्रदेश के अंदर अगर आप विस्तार जिलों की बात करो तो दक्षिणी अरावली के अंदर 3 जिले थे, सिरोही, राजसमंद और उदयपुर थे। उसमें से सिरोही आपने उधर निकाल लिया तो इसका विस्तार जो है वो कौन कौन से जिले के अंदर मिलेगा, राजसमंद और उदयपुर के अंदर। कहां मिलेगा, राजसमंद और उदयपुर के मध्य। अब इससे संबंधित जो है अपन पॉइंट जो है वो अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले इसका मेवाड़ प्रदेश को अपन ने 2 भागों में बांटा था, एक पठार वाला भाग बताया था, दूसरा पहाड़ी। तो सबसे पहले अपन पठार को पढ़ते हैं, कौन कौन से पठार इसके अंदर आपको मेवाड़ प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। और वैसे माउंट आबू के अंदर अपन ने पठार देख लिया, उसके अंदर पठार जो आपको मिला था उसको उड़िया पठार बोला था। और उत्तरी अरावली के अंदर जो पठार आपको मिला था उसको कांकनवाड़ी पठार कहा था, जो कहां पर पाया जाता है, अलवर के अंदर। तो वो भी एक बार आप दिमाग के अंदर से उसको रिवाइज कर लें ताकि आपको एक साथ याद हो जाए। तो इसके अंदर सबसे पहला पठार आता है बोहराट का पठार, बोहराट का पठार। और बोहराट के पठार का सबसे पहले पॉइंट पूछा जाता है विस्तार कहां से होता है, तो गोगुंदा जगह है जो उदयपुर जिले में स्थित है। गोगुंदा से इस पठार का जो विस्तार जो है वो कुंभलगढ़ तक है। गोगुंदा से जो इसका विस्तार जो है और कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ जो है आपको पता ही है कौन से जिले में होता है, राजसमंद जिले में है। और कुंभलगढ़ मैंने भी कई बार घुमा है राजसमंद जिले के अंदर, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग राजसमंद में थी। तो ये बोहराट का पठार जो है गोगुंदा उदयपुर से शुरू होता है और कुंभलगढ़ राजसमंद तक ये फैला रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। बोहराट के पठार से संबंधित पॉइंट और आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इस बोहराट के पठार का दक्षिणी स्कंद बोला जाता है। दक्षिणी भाग जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के जल को विभाजित करने का भी काम करता है। या मैं यूं बोल सकता हूं कि अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, अरब का सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का काम जो है वो आपका बोहराट का पठार करता है। बोहराट के पठार का भी दक्षिणी भाग, दक्षिणी स्कंद जिसको बोलते हैं, वो अरब सागर
और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ऐसा कौन सा पठार है जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में, बीचों बीच के अंदर जल विभाजक के रूप में काम करता है, अर्थात उसका जल उधर, इसका जल इधर, दोनों का जल विभाजक के रूप में जो है वो कौन सा पठार काम करता है? तो बोहराट का पठार काम करता है। तो ध्यान रखिए, इसका दक्षिणी स्कंधन या स्कंद, जो दक्षिणी भाग लिख देता हूं, दक्षिणी भाग अरब सागर व बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पर आपको स्टार भी लगाया हुआ है। तो आपको ये याद रखना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य जल विभाजक का काम जो है वो कौन सा पठार करता है? तो बोहराट का पठार है। ये आपको याद रखना है। अगला आता है ऊपरमाल पठार। दूसरा पठार आता है ऊपरमाल पठार। ऊपर मतलब ऊपर का, माल मतलब माल, आप समझते हो, ऊपरमाल पठार। ऊपर माल पठार, ऊपर का मतलब ऊपरी हिस्सा, ऊपरमाल पठार। तो ऊपरमाल पठार जो है वो बिजोलिया भीलवाड़ा से, बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य फैला हुआ पठार जो है ऊपरमाल पठार कहलाता है। अब देखिए, ऊपरमाल पठार को ऊपरमाल पठार जो है क्यों कहा जाता है, इसका ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना जो है वो अशोक परमार जो नाम का वैज्ञानिक था, थोड़ा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, कि अशोक परमार जो था उसका संस्थापक माना जाता है ऊपरमाल पठार का। इसका मतलब क्या, ऊपर वाला? कैसे कि खानवा का जब युद्ध हुआ था तो खानवा के युद्ध में अशोक परमार ने जो है राणा सांगा की बहुत सहायता की थी। तो राणा सांगा ने खुश होकर मेवाड़ के ऊपर का भाग, ऊपर माला जो है वो उसको उपहार के रूप में दे दिया था। इसलिए जो है इसको अपन बोलते हैं ऊपरमाल पठार। मतलब मेवाड़ के राणा सांगा ने खुश होकर, क्योंकि युद्ध में, खानवा के युद्ध में उसकी सहायता करी थी, हेल्प करी थी, हेल्प करने की वजह से वो खुश हुआ। खुश होने से उसने उपहार के रूप में जो है मेवाड़ का ऊपरी भाग, जिसको ऊपरमाल पठार कहा जाता है, ये उपहार के रूप में दिया था। इसलिए इसको ऊपरमाल का पठार कहा जाता है, जो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ होता है। ठीक है, और आपको याद रखना, यहीं पर जो है उसने बिजोलिया परगने की स्थापना भी जो है यहीं पे की थी। बिजोलिया परगने की स्थापना भी की थी, जिसका संस्थापक कौन रहेगा? वही अशोक परमार। इसका संस्थापक भी कौन है? अशोक परमार है। कौन है? अशोक परमार है। तो बिजोलिया परगने की स्थापना जो है वो किसने की? बिजोलिया परगने की स्थापना अशोक परमार ने की, अर्थात वह उसका संस्थापक है। उसको ऊपरमाल पठार जो है वो कैसे मिला, इसको हिस्ट्री से संबंधित पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अगला पठार चलते हैं, भोमट पठार। अगला कौन सा पठार है? भोमट पठार। ये भी जो है मेवाड़ का पठारी भाग है, भोमट पठार। भोमट पठार। ये जो भोमट पठार जो है वो 3 जिलों से संबंधित है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य स्थित होता है, बांसवाड़ा।
और ऐसे त्रिभुजाकार आकार के अंदर जो है ये पठार जो है वो पाया जाता है। कौन सा? त्रिभुजाकार के अंदर, जिसके अंदर ऊपर आपको उदयपुर, इधर वाला हिस्सा उदयपुर और ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा रीजन में इस तरह से फैला हुआ पाया जाता है। इसको बोलते हैं भूमट पठार। और इस भूमट पठार के आसपास भील जो है प्रजाति जो है वो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलती है। भील जनजाति जो है वो भूमट पठार के आसपास सबसे ज्यादा निवास करने को मिलती है। एक बार भील की यह भूमट आंदोलन हुआ था, यहीं पे एक भील किए क्योंकि भील जाति में हुआ था तो इसको भील किए या भूमट पठार के आसपास जो भील जाति होती है तो भूमटीय आंदोलन भी कहते हैं। आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन जो है वो मोतीलाल तेजावट के नेतृत्व में हुआ था, इसलिए इसको भील किए क्योंकि भील जाति के लिए हुआ था तो भील किए। और क्योंकि भूमटीय क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये भील जाति जो है वो भूमट पठार के आसपास निवास करते हैं, तो इस पठार का नाम के आधार पर इसको भूमटीय आंदोलन भी कहते हैं। और ये आंदोलन जो है मोतीलाल तेजावट के नेतृत्व में हुआ था। तो ये आपका भूमट का पठार है, कोई आपको बिल्कुल कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 जिले मुख्य हैं, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और इस त्रिभुजाकार आकृति के अंदर ये व्यवस्थित होता है, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। इससे संबंधित एक आप आंदोलन जिसको भील की आंदोलन बोलते हैं और या भूमटीय आंदोलन बोलते हैं। तो इस पठार के आसपास जो जनजाति अधिकता से या प्रधानता से पाई जाती है उसको भील जनजाति कहते हैं। और जो आंदोलन हुआ था इसलिए उस आंदोलन को भीलकी आंदोलन या भूमटीय आंदोलन कहते हैं, क्योंकि भूमट के पठार के आसपास ये जाति पाई जाती है। किसके नेतृत्व में हुआ? तो मोतीलाल तेजावट के नेतृत्व में हुआ। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है लासोड़िया पठार। अगला जो पठार आता है आपका लासोड़िया पठार, जो उदयपुर में स्थित है। लासोड़िया पठार, लासोड़िया पठार जो आपका कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले के अंदर कौन सा पठार स्थित है? लासोड़िया पठार स्थित है। एक बार लासोड़िया आंदोलन भी हुआ था। लासोड़िया आंदोलन भी हुआ था और यह आंदोलन जो है संत मावजी के नेतृत्व में हुआ था। लासोड़िया आंदोलन क्यों हुआ था? लासोड़िया आंदोलन कहा जाता है, वो आपका हिस्ट्री का ही पॉइंट है कि जो भील जाति की बालिकाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने तथा समाज सुधारने के लिए संत मावजी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था उसको लासोड़िया आंदोलन कहा जाता है। कौन सा आंदोलन कहा जाता है? लासोड़िया। तो लासोड़िया पठार से संबंधित जो आंदोलन है उसको लासोड़िया आंदोलन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आंदोलन हुआ था वो संत मावजी के नेतृत्व में हुआ था और भील जनजाति की जो बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने तथा समाज सुधारने के लिए जो आंदोलन किया गया था उसको लासोड़िया आंदोलन कहते हैं। और आपको मुख्यतः इतना याद रखना है कि लासोड़िया पठार कौन से जिले में मिलता है? तो उदयपुर जिले के अंदर मिलता है, ये आपको याद रखना है। आगे आपका है मेसा का पठार। तो ये मेसा का पठार सबको याद रहता है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का जो किला जिस पठार पे स्थित है, मैंने बताया ना समतल जगह है, वहां पर आप घर बना सकते हो, रह सकते हो। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसी पठार पर स्थित है, इसी पठार पर स्थित है। मेसा का पठार जिस पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है उसको अपन बोलते हैं मेसा का पठार। तो ये जितने भी पठार थे अपन ने सब देखे कौन कौन से पठार पाए जाते हैं। बोराट, भूमट, लासोड़िया और आपका मेसा का पठार, ये सारे पठार अपन ने देखे। तो अपन ने जो मेवाड़ प्रदेश को 2 भागों के अंदर बांट रखा था पठार, तो ये पठार वाला पार्ट अपना हो गया है। अभी जो बच गया वो पहाड़ी भाग बच गया। ठीक है।
तो ये मेसा का पठार क्वेश्चन आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का किला या चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है जिस पठार पे स्थित होता है उस पठार को मेसा का पठार कहा जाता है। और लासोड़िया आंदोलन जो है कौन से पठार से संबंधित है, तो लासोड़िया पठार से संबंधित है। और लासोड़िया पठार जो है वो आपको कौन से जिले में मिलेगा, तो उदयपुर जिले के अंदर मिलेगा। अब आते हैं पहाड़ी, दूसरा पार्ट लेते हैं अपन पहाड़ी। तो जिसका शिखर नुकीला होता है उसको अपन पहाड़ी कहते हैं। तो सबसे पहले आती है गिरवा की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी या गिरवा पहाड़ी जिसको अपन बोल सकते हैं, गिरवा पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी, गिरवा पहाड़ी। तो उदयपुर के चारों तरफ पाई जाने वाली तस्त्री नुमा या अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को गिरवा पहाड़ी कहा जाता है। उदयपुर के चारों ओर पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार कौन से जिले में मिलेगी, उदयपुर के चारों ओर पाई जाने वाली अर्धचंद्राकार या तस्त्रीनुमा, तस्त्री डिस्क शेप्ड होता है, डिस्क शेप्ड तस्त्रीनुमा जो पहाड़ियां पाई जाती हैं वो गिरवा की पहाड़ियां कहा जाता है। और इन उदयपुर के चारों ओर पाई जाती हैं। तो उदयपुर शहर जो है इन्हीं गिरवा पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ है, जो महाराजा उदय सिंह ने इसकी स्थापना की थी। उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह ने इन्हीं गिरवा की पहाड़ियों के बीच में, जिसको आज उदयपुर बोलते हैं, उदयपुर शहर की स्थापना की या उसको बसाया। और ये पहाड़ियां जो है वो अर्धचंद्राकार या तस्त्री नुमा डिस्क जो होती हैं, डिस्क शेप्ड पहाड़ियां जो है पाई जाती हैं, गिरवा की पहाड़ियां, ये आपको याद रखनी है। दूसरी जो है वो देश हरो। देश हरो क्या होता है, तो देश हरो आप समझोगे तो दो पहाड़ियां भी आपको समझ में आ जाएंगी। ये देश हरो भी आपको कहां मिलता है, उदयपुर में मिलता है। देश हरो क्या है वो समझते हैं तो दो पहाड़ियां अपने को समझ में आ जाएगी। एक पहाड़ी ये है और एक पहाड़ी ये है। तो एक पहाड़ी का नाम जरगा है, दूसरी का रागा है। जरगा और रागा पहाड़ी, इनके दोनों पहाड़ियों के बीच में जो हरा भरा क्षेत्र है, हरा भरा क्षेत्र जो है वो देश हरो कहलाता है, देश हरो कहलाता है। तो देश हरो कहाँ पाया जाता, उदयपुर में। तो जरगा और रागा की पहाड़ियां भी कहाँ मिलेंगी, उदयपुर में। और जरगा और रागा की पहाड़ियों के बीच में जो हरी भरी भूभाग या हरी भरी जो जगह है वही आपका क्या है, देश हरो है। तो ये देश हरो भी आपको याद रखना है। मेवल जो पहाड़ी पर भाग है वो कौन कौन से जिले के मध्य फैला हुआ है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य, दो जिले बताए मैंने, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मेवल कहलाता है। क्या कहलाता है, मेवल कहलाता है। तो पहले तो गिरवा बताया, गिरवा जो उदयपुर शहर को अर्धचंद्राकार या तस्त्री नुमा डिस्क शेप्ड के अंदर घेरी रहती है, गिरवा की पहाड़ियां कहलाती हैं। फिर दूसरी पहाड़ियां मैंने दो पहाड़ियां बताई, जरगा और रागा, उनके बीच में जो हरी भरी जगह है उसको तो अपन क्या बोलते हैं, देश हरो। और जरगा और रागा की पहाड़ियां आपको उदयपुर के अंदर मिलेंगी। और मेवल जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है उसको अपन मेवल के नाम से जानते हैं। अब अपन जो है एक अपने को और पढ़ना है मेरवाड़ा पहाड़ियां। मेरवाड़ा पहाड़ियां क्या होती हैं, थोड़ा इसको मिटा देता हूं ताकि आपको मेरवाड़ा पहाड़ियां तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से मेरवाड़ा पहाड़ियां, ये क्या होती हैं पहाड़ियां। तो ये पहाड़ियां जो हैं वो दो चीजों को पृथक करती हैं। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठारों से पृथक करने वाली पहाड़ियों को मेरवाड़ा पहाड़ियां कहा जाता है। मारवाड़ के मैदान
किससे पृथक करना है? मेवाड़ के उच्च पठार से, मेवाड़ के उच्च पठार से पृथक करने वाली जो पहाड़ियां हैं वो मेरवाड़ा पहाड़ियां कहलाती हैं। और ये मेरवाड़ा पहाड़ियां जो हैं वो अजमेर शहर के समीपवर्ती स्थित होती हैं, अजमेर शहर के समीपवर्ती स्थित होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। मारवाड़ को मेवाड़ के उच्च पठारों से पृथक करने वाली पहाड़ियों को मेरवाड़ा पहाड़ियां कहा जाता है। और मेरवाड़ा पहाड़ियां जो है वो अजमेर शहर के नजदीक स्थित होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, मेरवाड़ा पहाड़ियां। ठीक है। अब जो है प्रमुख चोटियां जो है अरावली की, उस सभी चोटियों की हाइट अपन लिखते जाते हैं। अरावली की प्रमुख चोटियां और उनकी हाइट अपन लिखते जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अरावली की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? तो मैं सबसे पहले ऊंचाई लिखता हूं, क्योंकि ऊंचाई आपको याद रहेगी तो नाम याद करने में बहुत आसानी होगी। तो एक 1722 मीटर है, एक 1594 मीटर है, 1442 मीटर, 1431 मीटर, 1442, 1431, 1380 मीटर, 1240 मीटर, दिख रहा है क्या? दिख रहा है। 1224 मीटर, 1224 मीटर, 1017 मीटर, 1001 मीटर, 1017 मीटर, 1001 मीटर, और एक हो गई आपकी 938 मीटर। आपको क्या करना है, मैंने ऊंचाई लिख दी है और जितनी इनकी जो है ये ऊंचाई कौन सी पहाड़ी या कौन सी चोटी की, उनका सिर्फ अपने को नाम लिखना है बस। तो सबसे पहले 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1442 मीटर, 1431 मीटर, 1380 मीटर, 1224 मीटर, 1017 मीटर, 1001, 938। ठीक है। तो ये सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको सबको पता है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, कौन से जिले में मिलेगी? सिरोही जिले में। सबसे ऊंची चोटी जो राजस्थान की है वो गुरु शिखर है। ठीक है। और ये आपको कौन से जिले के अंदर मिलेगी? वो आपको जो है सिरोही जिले के अंदर मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी एकांतता को देखकर कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा था। गुरु शिखर को संतों का शिखर, कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर की एकांतता, या माने कि वहां पर एकदम शांति, उसको देखकर ऐसा कहा कि यह संतों का शिखर है। और गुरु शिखर को गुरु माथा भी कहा जाता है। गुरु माथा भी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। 1722 या 1727 भी कई बार लिखा हुआ आता है जो मीटर है, ये हाइट जो है वो गुरु शिखर चोटी की है, जो सिरोही जिले में मिलेगी। कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ की एकांतता को देखकर इसे संतों का शिखर भी कहा, और इस चोटी को गुरु माथा चोटी भी कहा जाता है कि ये किसी गुरु का माथा है, क्योंकि सबसे ऊंची है। तो जहां ऊंची होती है उसको अपन माथा बोलते हैं, तो इसको गुरु का माथा बोला जाता है, गुरु माथा भी बोला जाता है। शांति है, संतों का शहर भी या संतों का शिखर भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी आपकी है, यह है सैर, ये भी सिरोही है। दिलवाड़ा, ये भी आपका सिरोही जिले में है। तो 3 चोटियां लगातार आपको ऊंची ऊंची जो है वो सिरोही जिले के अंदर मिल गई। आगे है ये जरगा है। जरगा आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उदयपुर में। ये आपका अचलगढ़,
अचलगढ़ जो है वो सिरोही जिले के अंदर, और ये आपकी कुंभलगढ़ है। बस याद रखने हैं, ये आपके राजसमंद में मिलेगी। कुंभलगढ़ जो है आपको राजसमंद के अंदर मिलती है। और उसके बाद में ये ऋषिकेश ये भी आपको कौन से जिले में मिलेगी? सिरोही जिले में। कौन से जिले में मिलेगी? सिरोही जिले में। 1001 मीटर ऊपर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 1 मीटर और 938 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी ऋषिकेश आ गई। ये कमलनाथ चोटी, ये भी सिरोही जिले में है, सॉरी ये उदयपुर के अंदर। कमलनाथ जो है वो आपकी कौन से जिले में मिलेगी? उदयपुर जिले के अंदर मिलेगी। कमलनाथ जो है वो आपकी उदयपुर जिले में मिलेगी। और सज्जनगढ़ ये भी आपको कौन से ज़िले में मिलेगी? उदयपुर ज़िले के अंदर मिलती है। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये मुख्य मुख्य चोटियां हैं और उनकी हाइट है। 1722 से शुरू करना है, फिर 1597 पे आना है, फिर 1442, 1431, 1380, 1224, 1017, 1001 और 938। पहले इन हाइट को बार बार लिखिए। हाइट को लिखने के बाद में इनकी चोटियों के नाम लिखने की कोशिश करिए बार बार, कि ये गुरु शिखर है, गुरु शिखर का 2 पॉइंट है, इसको शहर बोलते हैं, ये हाइट जो है दिलवाड़ा की है, ये हाइट जो है जरगा की है, ये हाइट अचलगढ़ की है। ऐसे 2-3 बार लिखोगे तो सबकी जो हाइट है वो आपको याद हो जाएगी और एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे की तरफ जो है अपन दक्षिणी अरावली पढ़ रहे थे तो उनके दर्रे पढ़ना अपन भूल गए थे। तो लास्ट पॉइंट जो है अरावली का वो है दक्षिणी अरावली के दर्रे रह गए थे अपने, क्योंकि अपन ने देखा उत्तरी अरावली के अंदर कोई दर्रा नहीं था, मध्य अरावली के अंदर सिर्फ एक बर दर्रा पाली में था, बाकी सारे दर्रे जो है वो अजमेर में थे। अब दक्षिणी अरावली के दर्रे अपन देखते हैं। दक्षिणी अरावली के दर्रे कौन कौन से दर्रे आपको मिलते हैं? देसुरी नाल दर्रा है, देसुरी नाल दर्रा है वो आपको कहां पर मिलेगा? पाली के अंदर मिलता है। पहला दर्रा जो है वो देसुरी नाल है, वो पाली जिले के अंदर मिलेगा। दूसरा सोमेश्वर नाल दर्रा है, सोमेश्वर नाल दर्रा ये भी आपको जो है पाली जिले के अंदर मिलता है। सोमेश्वर नाल दर्रा ये भी आपको पाली जिले के अंदर मिलेगा। अगला 2 दर्रे आते हैं, ये मैंने खुद ने देखे हैं। कामली घाट जगह है, हाईवे भी है, और दूसरा गौरम घाट ये भी मैंने देखा है, पिकनिक प्लेस है। ये दोनों के दोनों आपको राजसमंद के अंदर मिलते हैं। कामली घाट दर्रा और गौरम घाट दर्रा जो है वो राजसमंद के अंदर मिलते हैं। अगला जो है वो 5 नंबर का देबारी नाल, देबारी नाल या दर्रा ये आपको उदयपुर में मिलेगा। हाथी दर्रा, हाथी दर्रा ये भी आपको उदयपुर में मिलेगा। केवड़ा की नाल ये भी आपको उदयपुर में मिलेगा। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल ये भी आपको कहां पर मिलेगा? उदयपुर के अंदर मिलेगा। केवड़ा की नाल उदयपुर के अंदर, फुलवारी की नाल उदयपुर के अंदर, और हाथीगुड्डा हाथीगुड्डा दर्रा जो है वो आपको राजसमंद के अंदर मिलेगा। राजसमंद, हाथीगुड्डा हाथीगुड्डा राजसमंद के अंदर, जबकि हाथी दर्रा जो है वो उदयपुर के अंदर। हाथी दर्रा जो है वो कहां पर है? उदयपुर के अंदर। तो ये याद रखिए,
हाथी दर्रा उदयपुर, हाथी गुडा यह आपको मिलेगा राजसमंद के अंदर, यह आपको याद रखना है। एक झीलवा या पगल्या 10 नंबर का जो है मैं यहां पे लिखता हूं, झीलवा दर्रा या पगल्या, ये जो है ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है, मेवाड़ से। झीलवा या पगल्या जिसको नाल बोलते हैं, झीलवा या पगल्या नाल जो है मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। तो ये आपको नाल याद रखने हैं। देसूरी की नाल आपको याद रखनी है, पाली के अंदर मिलेगी। देसूरी की नाल जो है वो कहां पर मिलेगी, पाली के अंदर मिलेगी। सोमेश्वर नाल भी आपको कहां पर मिलेगी, पाली के अंदर मिलेगी। कामली घाट, गोरम घाट, यहां से ट्रेन चलती है कामली घाट से, जो गोरम घाट होते हुए आपको लेके जाती है। ये ट्रेन ही जाती है और ट्रेन ही वापस आती है। दोनों मेरे देखे हुए, दोनों राजसमंद के अंदर है। ठीक है। देबारी उदयपुर, हाथी दर्रा उदयपुर, केवड़ा की नाल उदयपुर, फुलवारी की नाल उदयपुर। लेकिन हाथी गुडा राजसमंद के अंदर, जबकि झीलवा और पगल्या नाल जो है ये मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती हैं, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है। तो ये दक्षिणी अरावली के दर्रे हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको कौन कौन से हैं। देसूरी की नाल पाली, सोमेश्वर नाल पाली, कामली घाट और गोरम घाट राजसमंद। ठीक है। देबारी नाल उदयपुर, हाथी दर्रा उदयपुर, केवड़ा की नाल हो, फुलवारी की नाल हो, ये सारे उदयपुर में। हाथी गुडा राजसमंद, जबकि झीलवा और पगल्या आपको स्पेशल याद रखनी है, मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ती है। वैसे इन दरों की सहायता से अपन जो है ऐसे अपन थोड़ा अंदाज भी लगा सकते हैं कि इन दरों की सहायता से अपन कहां कहां जा सकते हैं। तो देखो उदयपुर, ये मान लो उदयपुर है, उदयपुर है, ये उदयपुर में ऊपर गोगुंदा है, गोगुंदा उदयपुर के अंदर जगह है। ठीक है। तो अब अपन एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कौन सा किसको जोड़ता है। तो देखो यहां से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है वो आप जो है देबारी नाल के माध्यम से आप जो है गोगुंदा पहुंच सकते हो। चित्तौड़ दुर्ग से आप गोगुंदा पहुंचना हो तो आपको देबारी की नाल से गुजरना पड़ेगा, देबारी की नाल से। उदयपुर में जयसमंद है, झील है, तो आपको जयसमंद जाना है तो केवड़ा नाल से होते हुए जाना पड़ेगा, केवड़ा नाल से। अगर उदयपुर से जयसमंद झील के पास जाना है या जयसमंद झील से आपको वहां पर आना है तो आपको केवड़ा की नाल से जाना पड़ेगा। उदयपुर से आपको आमेट आना, आमेट राजसमंद में है, तो फुलवारी की नाल से आना पड़ेगा, फुलवारी की नाल। आप उदयपुर से फुलवारी नाल दर्रे के माध्यम से आमेट जो कि राजसमंद की एक तहसील है वहां तक आप पहुंच सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इधर अपन पाली का देखते हैं। पाली में आप कहां कहां पे जा सकते हो, पाली देखते हैं। तो एक देसूरी नाल से आप आमेट जा सकते हो, देसूरी नाल जो मैंने पाली में बताई थी। सबसे पहले देसूरी नाल से आप आमेट जा सकते हो, देसूरी नाल से जो है आप आमेट जा सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और पाली से वही गोरम घाट राजसमंद वाला और कामली घाट गोरम घाट और कामली घाट एक ही रूट पे आते हैं। तो इनके माध्यम से आप जो है कहां पहुंच सकते हो, मारवाड़ जंक्शन के पास। कहां पहुंच जाओगे, मारवाड़। ये ट्रेन जाती है, मारवाड़ एक्सप्रेस जाती है, इन दोनों घाटों को पार करते हुए, गोरम घाट और कामली घाट को पार करते हुए पाली से आप मारवाड़ जा सकते हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पाली से आपको ब्यावर जाना है, पाली से आपको ब्यावर जाना है तो आपको बरघाट घाट आएगा। कौन सा घाट आएगा, कौन सा दर्रा आएगा, बरघाट दर्रा। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर ब्यावर से अजमेर जाना है, ब्यावर से अजमेर तो सूरा घाट,
भी आता है और शिवपुरी घाट भी आता है। तो शिवपुरी घाट और सूरा घाट जो है ब्यावर और अजमेर के मध्य स्थित है। आप ब्यावर से अजमेर जाओगे तब आपको ये घाट मिलेंगे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पिंडवाड़ा सिरोही से आप गोगुंदा, हाथी दर्रा, पिंडवाड़ा सिरोही से हाथीदरा के माध्यम से आप डायरेक्ट गोगुंदा पहुंच जाओगे। डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाओगे? गोगुंदा। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये कुछ हैं, एक आपको याद रखने हैं। पाली से आप सोमेश्वर घाट के द्वारा रणकपुर जा सकते हो। रणकपुर, पाली से रणकपुर जाना है आपको तो सोमेश्वर घाट से होते हुए जाना है। सोमेश्वर घाट, सोमेश्वर घाट से होते हुए आप रणकपुर पहुंच सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं आपको, ये जो दर्रे आपको बताए हैं मैंने दक्षिणी अरावली के, कुछ नहीं है। चित्तौड़गढ़ से गोगुंदा डायरेक्ट पहुंचना है। चित्तौड़गढ़ का जो किला है वहां से सीधा आपको गोगुंदा निकलना है, तो इस देबारी की नाल से होते हुए निकल जाएगी। ये उदयपुर है। उदयपुर घूमने के लिए आप जैसलमेर झील के पास जाओगे तो केवड़ा की नाल आएगी बीच में, ठीक है। इस उदयपुर से आपको अमेठ, राजसमंद की तहसील है, वहां जानी है तो कौन सी नाल से? फुलवारी की नाल से होते हुए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, पाली से आमेठ जाना है तो देसूरी नाल आपको काम में लेनी पड़ेगी। पाली से आमेठ देसूरी नाल। पाली से आपको रणकपुर जाना है तो सोमेश्वर घाट, और पाली से आपको ब्यावर जाना है तो बरघाट, और ब्यावर से अजमेर जाना है तो सूरा घाट और शिवपुरी घाट जो है आपको काम में लेनी पड़ेगी। और पाली से गोरम घाट, कामली घाट ट्रेन पार करते हुए मारवाड़ में पहुंचती है। और हाथी दर्रा जो पिंडवाड़ा सिरोही से गोगुंदा तक पहुंचता है। तो ये याद करने का तरीका है कि जो दक्षिणी अरावली के मैंने दर्रे बताए थे वो कौन कौन सा दर्रा जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है। पगलिया झीलवा भी आपको स्पेशली याद रखना है, जो कि मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो आज अपना जितना अरावली भौतिक प्रदेश था वो कंप्लीट हुआ। अपन कल जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर अगला भौतिक प्रदेश डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।